हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एन के बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर। जैसा कि आपको मालूम है, इस कोरोना महामारी के दौरान राजकीय विज्ञान महाविद्यालय के अंदर ऑनलाइन वीडियो क्लासेज जारी हैं और उसी कड़ी के अंदर मैं आज बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड पेपर का साइकस से संबंधित अंतिम वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। और ये वीडियो है साइकस की एम्ब्रियोजेनी और उसकी लाइफ साइकिल से संबंधित। साइकस से प्लांट के बारे में हम बात कर रहे थे और उसके अंदर हमने फर्टिलाइजेशन डिस्कस कर लिया था और फर्टिलाइजेशन के तहत हमने बात की थी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फ्यूजन से जाइगोट या ओस्पोर का फॉर्मेशन होता है और उस जाइगोट या ओस्पोर से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और एम्ब्रियो जाइगोट या ओस्पोर से एम्ब्रियो का निर्माण किस प्रकार से होता है, उस संपूर्ण प्रक्रिया को ही एम्ब्रियोजेनी या भ्रूणोद्भवन के नाम से जानते हैं। और भ्रूणोद्भवन के उपरांत अल्टीमेटली सीड का निर्माण होता है और सीड जर्मिनेट होकर के नया प्लांट का निर्माण करता है। इस प्रकार से मुख्य प्लांट से किस प्रकार से सीड का निर्माण होता है और उससे किस प्रकार से नए प्लांट का निर्माण होता है, ये हम इसके जीवन चक्र के ग्राफिक चित्रण के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एम्ब्रियोजेनी की। जैसा कि हमने बात की, जो फर्टिलाइज्ड एग है जिसे जाइगोट कहते हैं या ओस्पोर कहते हैं, यही फर्स्ट सेल है स्पोरोफाइट की। और इस फर्स्ट सेल के अंदर जो स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल है उसके अंदर बड़ा न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और इससे जब भ्रूण का निर्माण होता है तो सबसे पहले ये अपने साइज में या आमाप में वृद्धि करता है और वृद्धि करने से इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इसके बेस की तरफ मूव करता है और बेस की तरफ जाकर के इसके न्यूक्लियस के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने से अराउंड 256 फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। और फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होने के साथ में ही इसके सेंट्रल पार्ट के अंदर या सेंट्रल रीजन के अंदर एक वैक्यूल का या रिक्तिका का निर्माण होता है और इसके बाद में वाल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ये जो वाल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है बेस से ऊपरी तरफ होता है, आधार से नीचे की तरफ या अपर साइड में होता है, जिससे एक स्मॉल एम्ब्रियोनल मास बनता है, एक छोटा सा भ्रूणीय कोशिकाओं का समूह बनता है। इसे एम्ब्रियोनल मास ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं और इसे ही प्रो एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं या प्राक भ्रूण के नाम से जानते हैं। इस प्रो एम्ब्रियो के अंदर किस प्रकार से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, इससे पहले हम बात करें तो इस प्रो एम्ब्रियो के बारे में बात करेंगे। प्रो एम्ब्रियो किस प्रकार का होता है। प्रो एम्ब्रियो की बात करें तो इस प्रो एम्ब्रियो के अंदर 3 जोन डिफ्रेंशिएट होते हैं। 3 जोन में जो फर्स्ट जोन होता है ये सबसे ऊपर की तरफ होता है, जिसे हॉस्टोरियल जोन के नाम से जानते हैं। ये उसके जो बीजांड होता है उस बीजांड के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। इसका मुख्य कार्य है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा जो जोन है जो मिडिल जोन होता है, जिसे सस्पेंसर जोन के नाम से भी जानते हैं या निलंबक के नाम से भी जानते हैं। इस सस्पेंसर जोन का कार्य है कि इसकी लंबाई के अंदर वृद्धि होती है और लंबाई के अंदर वृद्धि होती है तो इससे इसके अंदर स्पाइरल कॉइलिंग हो जाती है और लंबाई में वृद्धि होने से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, यह इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर जो एंडोस्पर्म पहले से मौजूद है उसके अंदर धकेलने का कार्य करता है। उसके अंदर क्यों धकेलता है? क्योंकि वहाँ से एम्ब्रियो को फूड मिलता है या पोषक पदार्थ मिलते हैं और उन पोषक पदार्थों को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये सस्पेंसर ही नीचे की तरफ धकेलता है। देन है इसका थर्ड पार्ट जो कि बेसल पार्ट होता है, जिसे मेनली एम्ब्रियोनल जोन के नाम से जानते हैं या भ्रूणीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये जो एम्ब्रियोनल जोन होता है इससे ही एम्ब्रियो का निर्माण होता है या विभेदन होता है। एम्ब्रियो का जब इससे निर्माण होता है तो इससे 2 कोटिलिडन्स का निर्माण होता है, 2 बीज पत्रों का निर्माण होता है।
कभी कभी 2 से ज़्यादा कोटिलिडन्स भी बन जाते हैं। कुछ केसेज में जैसे साइकस सर्सिनिलिस की बात करें तो उसके अंदर 3 कोटिलिडन बन जाते हैं। इसके साथ साथ में ही कोटिलिडन के साथ साथ में एक प्ल्यूमूल पार्ट होता है और दूसरा रेडिकल पार्ट होता है। प्ल्यूमूल मीन्स प्रांकुर, रेडिकल मीन्स मूलांकुर। प्ल्यूमूल से प्ररोह का निर्माण होता है और रेडिकल मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है। ये जो एम्ब्रियोनल पार्ट है इसके अंदर एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल नामक 2 पार्ट भी डिफ्रेंशिएट होते हैं। एपिकोटाइल ऊपर की तरफ होता है और हाइपोकोटाइल नीचे की तरफ होता है। इस जो पार्ट है इन दोनों पार्ट के बीच के अंदर प्ल्यूमूल सिचुएटेड होता है, जो कोटिलिडनरी डिप्रेशंस बनते हैं उनके अंदर, और जो रेडिकल होता है ये नीचे की तरफ हाइपोकोटाइल पोर्शन से नीचे की तरफ सिचुएटेड होता है। और ये जो है हार्ड पैड लाइक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है जिसे कोलियोराइजा के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर ये रेडिकल पार्ट ऐसे कैसे बंद होता है। इससे रेडिकल पार्ट को एक तरह से प्रोटेक्शन मिलता है। इसी के साथ साथ में यदि हम बात करें तो इस जो ओव्यूल होता है जिसके अंदर हमने पहले बात की है बहुत सारी आर्किगोनिया होती हैं और ये सभी आर्किगोनिया फर्टिलाइज हो सकती हैं और फर्टिलाइज होकर के अनेक जाइगोट का निर्माण कर सकती हैं। और हर एक जाइगोट के अंदर इनिशियल डेवलपमेंट होता है और हर एक से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, लेकिन सभी जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। उनमें से सिर्फ एक ही या वन ऑफ देम जाइगोट रीच टू मैच्योरिटी, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इनमें से एक जाइगोट या एक आर्किगोनिया के अंदर स्थित जाइगोट ही एम्ब्रियो का निर्माण कर पाता है। यदि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पर ये जैसे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसे हम जाइगोट या ऊस्पोर कह रहे हैं। इस जाइगोट और ऊस्पोर में डेवलपमेंट के समय एनलार्जमेंट होता है और इसके इस न्यूक्लियस के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं जिससे अराउंड 256 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है और इसके सेंट्रल पार्ट में वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अंदर यह बेसल पोर्शन है और यह एपिकल पोर्शन है, या दूसरे शब्दों में हम कहें ये चैलेजल पोर्शन है और यह माइक्रोपाइलर पोर्शन है। इसका जो चैलेजल पोर्शन है इस चैलेजल पोर्शन के अंदर ही न्यूक्लियर डिवीजन जहाँ पर हुए थे वहाँ पर वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होने से इस जोन के अंदर मास ऑफ सेल्स बनती हैं और कोशिकाओं का समूह बनता है। इस कोशिकाओं के समूह को एम्ब्रियोनल सेल्स के नाम से जानते हैं। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को प्रो एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने बात की इस प्रो एम्ब्रियो के अंदर 3 जोन डिफ्रेंशिएट होते हैं, बेसल एम्ब्रियोनल जोन और मिडिल सस्पेंसर जोन और अपर हॉस्टोरियल जोन। ये जो हॉस्टोरियल जोन होता है ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होता है। इस हॉस्टोरियल जोन से ही जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण किया जाता है और निलंबक के माध्यम से इस एम्ब्रियोनल मास तक ये पोषक पदार्थ पहुंचते हैं और जैसे ही एम्ब्रियोनल मास से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, कोटिलिडन्स, प्ल्यूम्यूल और रेडिकल बनते हैं, वैसे ही इस पूरी एम्ब्रियोनल मास को जो यहाँ पर बीजांड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है उसके अंदर धकेलने का कार्य ये सस्पेंसर जोन करता है। इस प्रो एम्ब्रियो का डिफ्रेंशिएशन जब होता है तब आप देख सकते हैं इस एम्ब्रियोनल जोन के अंदर ये एम्ब्रियोनल सेल्स बन रहे हैं और इस सस्पेंसर जोन के अंदर ये कोइलिंग होकर के ये सस्पेंसर बन रहा है और इस के अंदर फ्री न्यूक्लियर जोन है और इस फ्री न्यूक्लियर जोन के अंदर हॉस्टोरियल जोन के नाम से जान रहे हैं और धीरे धीरे इसके अंदर डेवलपमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं इस एम्ब्रियोनल जोन के अंदर ये 2 कोटिलिडन डिफ्रेंशिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सस्पेंसर कोइलिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस हॉस्टोरियल जोन से न्यूट्रिशनल पदार्थ अब्जॉर्ब किए जाते हैं। जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे एम्ब्रियोनल जोन से
एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और सस्पेंसर जोन लंबा होकर के ज़्यादा कोइलिंग हो जाती है और होस्टोरियल जोन फूड एब्जॉर्ब करके आगे की तरफ प्रोवाइड करता रहता है, ये ट्रांसपोर्ट करता रहता है। इस प्रकार से एम्ब्रियोनल जोन से ये एम्ब्रियो बन जाता है जिसमें दो कोटिलिडन बन जाते हैं। इन दोनों कोटिलिडन के बीच में इस जगह पर प्लूमूल प्रेजेंट है और इस जगह पर रेडिकल प्रेजेंट है, जिसके चारों तरफ कोशिकाओं की एक कोट प्रेजेंट होती है जिसे कोलियोराइजा के नाम से जानते हैं, जिससे ये प्रोटेक्टेड होता है। इसी के साथ साथ में ये सस्पेंसर ऐसे कैसे प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो इस मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल के अंदर बंद है और इस स्थिति के अंदर ये ऐसे कैसे बंद है। इस मैच्योर ओव्यूल को अब हम सीड कहेंगे या सीड कहते हैं। इस मैच्योर ओव्यूल या सीड की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें बाहर की तरफ जो इंटेगुमेंट होता है जिसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। इन तीनों लेयर में आउटर जो लेयर होती है ये फ्लैशी रहती है और कलर्ड रहती है, रंगीन रहती है, जिससे अट्रैक्ट होकर के बर्ड इसके पास में आते हैं। और जो मिडिल लेयर होती है ये अस्थिल होती है, स्टोनी होती है या काष्ठी होती है या सॉलिड होती है और इनर लेयर अगेन फ्लैशी लेयर होती है। तो ये एक तरह से इसका सीड कोट में कन्वर्जन हो जाता है इंटेगुमेंट का। और अंदर की तरफ इस केंद्रीय पार्ट में ये एंडोस्पर्म है और इस जगह पर आर्किगोनिया की फर्टिलाइजेशन होने से जो जाइगोट बना था उस जाइगोट से ये एम्ब्रियो बन गया है जिसमें 2 कोटिलिडन्स दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों कोटिलिडन्स को यदि हम बात करें, ये तो जैसे इस तरफ बात करें तो माइक्रोपाइलर एंड है और ये यहाँ पर चैलेजल एंड है। यदि हम इसकी बात करें तो इस केस के अंदर ये ऐसे कैसे दिखाई देगा। ये जैसे हम इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएं तो यहाँ पर ये जैसे एम्ब्रियोनल एक्सिस है और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये सेंट्रल पोर्शन है। इस सेंट्रल पोर्शन के साथ में यहाँ पर ये कोटिलिडन, ये कोटिलिडन ग्रीन होंगे। ये ग्रीन कोटिलिडन होंगे और इस जगह पर यह है इसका प्लूमूल पोर्शन होगा और इस जगह पर यह है रेडिकल पोर्शन प्रेजेंट है। इस तरह से ये एक कंप्लीट एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो के अंदर ये 1 और ये 2, ये दोनों कोटिलिडन हैं, बीज पत्र हैं और यहाँ पर इस जगह पर यह है प्लूमूल है, प्रांकुर, और ये है रेडिकल है, मूलांकुर। इस रेडिकल के इस तरफ ये हम बात कर सकते हैं कोलियोराइजा है जिसे प्रोटेक्टेड है। और ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को एपिकोटाइल कहेंगे और इस वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल कहेंगे। और इन दोनों पार्ट को मिला करके एम्ब्रियोनल एक्सिस के नाम से जानेंगे। इस प्रकार से एक
एम्ब्रियो की यह स्ट्रक्चर होती है जो एक डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो की जैसे होती है। शुरू के अंदर इन कोटिलिडन के अंदर फूड स्टोरेज होता है और फूड स्टोरेज के साथ में ही ये जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने से इसके प्लूमूल से शूट अपेक्स का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट लीव या यंग लीव्स आती हैं और धीरे धीरे इसका एलोंगेशन होता है। ऐसे ही इस रेडिकल का एलोंगेशन होकर के सबसे पहले फर्स्ट रूट बनती है जिसे नॉर्मल रूट के नाम से जानते हैं। देन ये आगे से आगे डिवीजन करता है जिससे रूट बन जाती है, जिसे अल्टीमेटली प्लांट बन जाता है। इस तरह से यह इसकी स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड के अंतर्गत देखें, जो हमने बात की है कि जब ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो उसे हम सीड कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है ये कन्वर्ट इनटू सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो न्यूसेलस होता है और जो इनर लेयर इंटेगुमेंट की होती हैं ये इसके नरिशमेंट के अंदर या भोजन के अंदर यूज कर ली जाती हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय। और जो मैच्योर सीड होता है यह ऑरेंज रेड कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है। और ये जो मैच्योर सीड होता है उस मैच्योर सीड के अंदर ये कुछ मुख्य करैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें बात करें सबसे पहले तो इसमें सबसे बाहर की तरफ टेस्टा प्रेजेंट होता है जिसे सीड कोट या बीज चोल के नाम से जानते हैं। ये सबसे बाहरी भाग है जो कि कलर्ड होता है और फ्लैशी होता है, और इसकी जो मिडिल लेयर होती है यह इंटेगुमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। अध्यावरण के अंदर अध्यावरण होते हैं वो इस सीड कोट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं या टेस्टा के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। देन है इसका दूसरा पार्ट माइक्रोपाइल, जो कि बीजांड का सबसे ऊपरी पार्ट है, जो स्मॉल ओपनिंग के रूप में होता है, जो सीड के टॉप पर या अपेक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। देन इसका तीसरा पार्ट है एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म सीड कोट के अंदर की तरफ होता है। ये भ्रूणपोष के नाम से जाना जाता है। इसकी जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है। ये हैप्लॉइड होता है क्रोमोसोम नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन फोर्थ पार्ट है सीड का जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। ये एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के अंदर एम्बीडेड होता है, धंसा हुआ होता है, और इसके अंदर दो कोटिलिडन होते हैं जिसकी पहले हमने बात कर ली है। इसमें प्लूमूल होता है, रेडिकल होता है, और ये एम्ब्रियो इस एंडोस्पर्म के अंदर सस्पेंडेड कंडीशन के अंदर लटकती स्थिति के अंदर होता है लॉन्ग स्पाइरली कॉइल्ड सस्पेंसर की सहायता से। ये आप देख सकते हैं इससे के अंदर ये जैसे जर्मिनेटिंग सीड है, इस जर्मिनेटिंग सीड से ये कोटिलिडन्स बाहर निकल रहे हैं और ये प्राइमरी रूट बाहर निकल रही है। और सेकंड स्थिति के अंदर आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकेंडरी लीफ निकल रही है यहाँ से और ये रूट निकल रहा है, और यहाँ पर ये प्लूमूल बार की तरफ आ जाता है और ये रेडिकल इलोंगेट होकर के रूट का फॉर्मेशन कर लेता है। अल्टीमेटली ये जब सीड जर्मिनेट होता है तो यहाँ पर ये सीड साइड के अंदर रह जाता है और इससे ये ऐसे कैसे प्लूमूल निकल करके फर्स्ट लीफ के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसकी फर्स्ट लीफ कोइलिंग रूप में दिखाई दे रही है, जिसके अंदर सर्सिनेट वर्नेशन या किसलय वलयन या किसलय कुंडलन दिखाई देता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं सेकेंडरी लीफ प्रेजेंट है, रेचिस प्रेजेंट है, फर्स्ट लीफ प्रेजेंट है, और ये स्टॉक ऑफ कोटिलिडन्स का स्टॉक प्रेजेंट है। इस तरह से यहाँ पर ये साइकस के सीड के अंदर जर्मिनेशन होता है। इस प्रकार से साइकस का जो मैच्योर सीड है उस मैच्योर सीड के अंदर 3 जनरेशन प्रेजेंट होती हैं। पहली जनरेशन है जिसे हम सीड कोट कहते हैं। ये सीड कोट इंटेगुमेंट के रूप में प्रेजेंट होता है जो पेरेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी जनरेशन है स्पोरोफिटिक या डिप्लॉइड जनरेशन। दूसरी है एंडोस्पर्म जो गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरी जनरेशन है जिसे एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं जो कि न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन है या डिप्लॉइड कंडीशन है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है उस मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर 3
जनरेशन देखने को मिल रही हैं, 1, 2 और 3। 2 जनरेशन तो डिप्लॉयड है और एक जनरेशन हैप्लॉयड है। 2 जनरेशन में एक जनरेशन यहाँ पर सीड कोट के रूप में प्रेजेंट है और दूसरी जनरेशन एम्ब्रियो के रूप में प्रेजेंट है और तीसरी जनरेशन एंडोस्पर्म के रूप में प्रेजेंट है। ये एक तरह से ओल्ड है और ये है न्यू है। ये दोनों स्पोरोफिटिक के रूप में प्रेजेंट हैं, फर्स्ट और सेकंड, और यह है गैमेटोफिटिक के रूप में प्रेजेंट है। इस प्रकार से 3 जनरेशन, 2 डिप्लॉयड और एक हैप्लॉयड जनरेशन प्रेजेंट होती हैं इसके सीड के अंदर। और ये जो एम्ब्रियो है ये न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने पहले बात की है। इसका जो टेस्टा होता है ये खाने में स्वीट होता है, इससे प्लीजेंट ऑडर या स्मेल आती है। क्यों? इसके अंदर जो रेड कलर होता है ये रेड कलर से बर्ड्स इसके आसपास आकर्षित होते हैं और इससे एक तरह से डिस्पर्सल होता है। जब बर्ड्स इसके साथ में आकर के इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो इस प्रकार की डिस्पर्सल को ऑर्निथोकोरी या ऑर्निथोकोरस के नाम से जानते हैं या इसे जूकोरस के नाम से भी जानते हैं। इस सीड का जो जर्मिनेशन होता है ये जर्मिनेशन उसी कंडीशन के होता है जब इस सीड के मोर देन फ्यू मंथ्स होते हैं। इससे ज़्यादा लंबे टाइम तक ये जर्मिनेट नहीं कर पाता है, ज़्यादा पीड़ निकल जाता है तब जर्मिनेट नहीं कर पाता है और उसी कंडीशन के अंदर जर्मिनेट होता है जब सूटेबल कंडीशन होती है जर्मिनेशन के लिए। जर्मिनेशन के समय ये वाटर एब्जॉर्ब करता है जिससे एम्ब्रियो एक्सपेंड होता है और एम्ब्रियो एक्सपेंड होता है तो इसका जो हार्ड सीड कोट होता है ये टूट जाता है और टूटने से जो कोलियोराइजा होता है इससे बाहर की तरफ आता है और कोलियोराइजा से बाहर की तरफ आने से रेडिकल बाहर आ जाता है और इससे टैप रूट या प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है। और इस समय तक कोटिलिडन्स बाहर की तरफ नहीं आते हैं। ये कोटिलिडन्स फूड एब्जॉर्ब करते हैं एंडोस्पर्म से, जो ग्रोविंग एम्ब्रियो होता है उससे। ऐसी स्थिति के अंदर जो स्टॉक ऑफ कोटिलिडन्स होते हैं ये इलोंगेट्स होते हैं और प्ल्यूमूल को बाहर की तरफ लेके आते हैं, सीड कोट के बाहर की तरफ। इसे जो ग्रोविंग प्ल्यूमूल है ये सबसे पहले फ्यू स्केली लीव्स और फोलिज लीव्स बनाता है और जो यंग फोलिज लीव्स होती हैं उनके अंदर हमने बात की है सर्सिनेट वर्नेशन दिखाई देता है और जो सीड जर्मिनेशन होता है इसे हाइपोजियल के नाम से जानते हैं। हाइपोजियल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोटिलिडन्स होते हैं रिमेन अंडरग्राउंड एनक्लोज्ड इन द फीमेल प्रोथैलस, ये बाहर नहीं आते हैं, फीमेल प्रोथैलस के अंदर की तरफ ही रहते हैं। सीड कोट से बाहर के सीड से बाहर नहीं आते हैं, ये अंदर की तरफ रहते हैं, इस कारण से इसे हाइपोजियल कहते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इसके कोटिलिडन्स डू नॉट कम आउट सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन एज दे आर हॉस्टोरियल इन नेचर, की हॉस्टोरियल होते हैं लेकिन उनके जो बेसेज होते हैं ये रिमेन एक्सपोज्ड हो जाते हैं सीड जर्मिनेशन के समय। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये एपिजियल जर्मिनेशन है या ऊपरी भूमिक जर्मिनेशन है। और दूसरे शब्दों के अंदर मैं बात करूं, दोनों टर्म को यदि थोड़ा सा स्पष्ट करूं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो टर्म हमने बात की है एक तो हाइपोजियल और एक एपिजियल। हाइपोजियल मीन्स अधोभूमिक, एपिजियल मीन्स ऊपरी भूमिक। ये दोनों टर्म तो कहते हैं कि इस स्थिति के अंदर जो कोटिलिडन्स होते हैं या जो बीजपत्र होते हैं ये जमीन से नीचे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। और ऊपरी भूमिक के केस के अंदर जो कोटिलिडन्स होते हैं ये जमीन से बाहर निकल जाते हैं।
या दूसरे शब्दों में हम कहें भूमि की सतह के नीचे जब कोटिलिडन रहते हैं तो इसे हाइपोजियल कहते हैं, और भूमि की सतह से कोटिलिडन्स बाहर आ जाते हैं जर्मिनेशन के टाइम पर तो इसे एपीजियल कहते हैं। इस पर शब्दों में हम बात करें तो साइकस के अंदर कोटिलिडन्स जर्मिनेशन के समय जमीन से बाहर नहीं आते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बाहर आ जाते हैं, जो ओव्यूल से बाहर या सीड से बाहर आते हैं, इस कंडीशन को भी यहाँ पर एपीजियल कहा गया है। इससे के साथ में यदि हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें साइकस की, तो साइकस की बहुत सारी स्पीसीज हैं, जिसमें साइकस रिवोल्यूटा, साइकस सर्सिनेलिस, साइकस बिडोमी, ये स्पीसीज गार्डन्स के अंदर ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए बोई जाती हैं। और इसका जो स्टेम होता है साइकस का, उससे सागो नामक स्टार्च प्राप्त होता है, जिससे इसे सागो पाम के नाम से भी जानते हैं। विशेष रूप से साइकस रिवोल्यूटा नामक स्पीसी से ज़्यादा स्टार्च प्राप्त होता है। ऐसे ही साइकस सर्सिनेलिस की जो लीव्स होती हैं उन्हें हैट बनाने के रूप में या बास्केट बनाने के रूप में या मैट्स चटाई बनाने के रूप में काम में लेते हैं, और इसकी जो लीव्स होती हैं उन्हें विशेष रूप से डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्लोरल डेकोरेशन के लिए ज़्यादा काम में लेते हैं। इसके के अंदर रेजिन भी प्राप्त होता है, जैसे साइकस की साइकस रम्फाई स्पीसीज है, उसके अंदर मैलिग्नेंट्स होता है जिससे रेजिन प्राप्त होता है, जो मैलिग्नेंट अल्सर को दूर करने के अंदर काम में आता है। इसकी जो कच्ची पत्तियां होती हैं उनसे जो जूस निकलता है वह वॉमिटिंग और फ्लैट्यूस जैसी बीमारियों के अंदर रोकथाम के अंदर यूज लिया जाता है। इसके अंदर जब एक्सेसिव गैस होती है तो उसके अंदर ये डाइजेस्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। ऐसे ही साइकस सर्सिनेलिस के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वे नारकोटिक होते हैं। नारकोटिक मीन्स लोग बाग धूम्रपान करते हैं, थोड़ा सा नशा आता है इसकी धूम्रपान करने से। और इसकी जो सीड होते हैं इनको यदि ग्राउंड किया जाए, अच्छी तरह से पेस्ट बनाया जाए, तो ये कोकोनट ऑयल के साथ में मिलाते हैं, और मिलाने से इससे सॉरीज या जो स्वेलिंग्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं। ऐसे इसके जो सीड्स होते हैं उनको रोस्टेड किया जाता है तो फूड के रूप में काम में लेते हैं, विशेष रूप से आसाम में और कुछ जो आइसलैंड्स होते हैं वहाँ के लोग बाग इनको रोस्टेड सीड्स को खाने के रूप में काम में लेते हैं। और इसके जो सीड होते हैं और जो स्टेम होते हैं जिसमें साइकस रिवोल्यूटा को विशेष रूप से वायर बनाने के अंदर भी काम में लेते हैं, जैसे जापान के अंदर। ऐसे ही इसके सीड्स का जो आटा होता है, फ्लोर होता है, इसे इंडम के नाम से, इंडम पॉडी के नाम से जानते हैं, जिसे केक्स और पॉडीज बनाने के लिए काम में लेते हैं। इससे के साथ साथ में इसके जो यंग सक्कुलेंट लीव्स होती हैं उन्हें वेजिटेबल बनाने के अंदर भी काम में लेते हैं। यदि इसकी लाइफ साइकिल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो इसका जो मेन प्लांट है साइकस का, ये स्पोरोफिटिक होता है, डिप्लॉइड होता है, जिससे के अंदर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट होते हैं। मेल प्लांट पर मेल कॉन और फीमेल प्लांट पर मेगास्पोरोफिल। मेल कौन से माइक्रोस्पोरोफिल्स निकलती हैं जिसके ऊपर बीजाणुधानियों के समूह होते हैं जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ऐसे ही मेगास्पोरोफिल के ऊपर ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम होती हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं, यहाँ तक डिप्लॉइड कंडीशन है। और ओव्यूल के अंदर या मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल होती हैं। यहाँ पर जनरली एक मेगास्पोर मदर सेल होती है, यहाँ पर अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, यहाँ तक डिप्लॉइड कंडीशन होती है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में और इन मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस डिवीजन होता है। इसके रिडक्शन डिवीजन से पोलन ग्रेन्स या स्पोर का निर्माण होता है। इसकी रिडक्शन डिवीजन से फंक्शनल मेगास्पोर का निर्माण होता है, या इसे कुछ लोग बाग एम्ब्रियो सेक भी कहते हैं। इस पोलन ग्रेन्स की जर्मिनेशन होने से मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, जो हमने बात की थी प्री पोलिनेशन और पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट से मेल गैमेटोफाइट बनता है। इससे जो पोलन ट्यूब बनती है उसमें दो मेल गैमेट्स जो मोटाइल होते हैं जिन्हें स्पर्म कहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, उसे एम्ब्रियो सेक कहते हैं। इससे फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म बनता है। इससे आर्किगोनिया का निर्माण होता है जिसमें
एग या फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है नॉन मोटाइल, और ये 2 मेल गैमेट मोटाइल प्रेजेंट होते हैं। ये आपस में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसे साइफोनोगेमस या ज्यूडोगेमस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे डिप्लॉयड सेल जाइगोट या oospore का फॉर्मेशन होता है, जिसमें माइटोटिक डिवीजन से डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और ये सारी प्रक्रिया इस ओव्यूल के अंदर होती है, इसलिए ये ओव्यूल जैसे ही एम्ब्रियो बन जाता है वैसे ही सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इस सीड का जर्मिनेशन उनसे वापस साइकस का प्लांट बनता है। एक सीड या तो मेल प्लांट में कन्वर्ट होगा या फीमेल प्लांट में कन्वर्ट होगा, ये डिपेंड करेगा उसकी किस प्रकार की क्रोमोसोम नेचर है। इस तरह से साइकस का एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन था। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देखें तो बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये साइकस का मेल प्लांट है और ये साइकस का फीमेल प्लांट है। इस कि मेल प्लांट से ये मेल कौन से माइक्रोस्पोरोफिल है, जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया सोराई के रूप में प्रेजेंट हैं। इस फीमेल कौन से मेगास्पोरोफिल निकलती हैं, जिसके ऊपर ओव्यूल प्रेजेंट हैं। इस ओव्यूल के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल है। इस माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं। इससे यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल बन रही हैं और यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रही हैं। इनमें मियोसिस हो रहा है, इससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहे हैं, यहाँ पर मेगास्पोर टेट्राड बन रहे हैं। इन मेगास्पोर टेट्राड में से 3 माइक्रोपाइलर डिजनरेट हो जाते हैं, एक चलेजल फंक्शनल रहता है। यहाँ पर चारों एक माइक्रोस्पोर मदर से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, ये चारों के चारों फंक्शनल रहते हैं और फंक्शनल रह करके इन माइक्रोस्पोर से यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, जिससे यहाँ पर 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। और इसका पोलिनेशन हो जाता है और पोलिनेशन हो करके यहाँ पर ये मेल गैमेटोफाइट बन जाता है, जिसके अंदर 2 मेल गैमेट प्रेजेंट हैं। और जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसके अंदर डेवलपमेंट होने से यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट और उसमें आर्किगोनिया बन जाती हैं। आर्किगोनिया में यहाँ पर ये फीमेल गैमेट और इसके मेल गैमेटोफाइट की पोलन ट्यूब में ये दोनों मेल गैमेट प्रेजेंट हैं। ये फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट, इनमें से एक मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है, जिससे डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। इस डिप्लॉयड जाइगोट में डेवलपमेंट होता है, जिससे पहले प्रो एम्ब्रियो बन जाता है, जिसके अंदर 3 जोन डिफ्रेंशिएट होते हैं, और इस प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो बन जाता है। और एम्ब्रियो बनने पर यह जो ओव्यूल है ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और सीड के जर्मिनेशन से ये नया प्लांट बन जाता है, और ये मैच्योर होकर के आइदर मेल प्लांट में और फीमेल प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से इस साइकस से प्लांट की लाइफ साइकिल, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, सब चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए हमने 4 वीडियो अलग अलग टाइम पर जारी किए हैं। इन सबको आप घर पर रहते हुए पढ़िए, और ई कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर NK बावलिया से जुड़े रहिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप देखते रहिए, उनके अंदर कमेंट कीजिए, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक्स।